जय हिंद दोस्तों। तो हम इस सीरीज़ में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जो फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। तो ग्राफ के बिना फिज़िक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो ग्राफ हमें पढ़ना है और ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्राफ जो है, हमने जो पीछे फंक्शन पढ़ा है उसमें दो वेरिएबल्स होते थे और दोनों में रिलेशन होता था और उसको हमने देखा अच्छे से। तो ग्राफ इज़ ऑल्सो a method to represent the relationship between two variables। ठीक है, तो ग्राफ जो है हमारा दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने का दूसरा हमारा ये क्या है, मेथड है। तो ग्राफ से भी हम फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ग्राफ भी जो है फंक्शन के हर एक कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए सफिशिएंट होता है, या आप ग्राफ से बहुत ईजिली वे में फंक्शन को समझ सकते हैं। तो इन ए जनरल केस हम एक फंक्शन ले लेते हैं y बराबर f of x। Here x and y is two variables and y is function of x। आप फिजिक्स में y के जगह पे फिजिकल क्वांटिटी होगा जैसे वेलोसिटी, और x के जगह पे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी ही होगा जैसे टाइम है। तो हम इन जनरल केस एक्स वाई वेरिएबल यूज करेंगे। यहाँ पे फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, जो होगा वो अपना वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम दो वेरिएबल के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, या हम कहेंगे कि फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो दो वेरिएबल्स होंगे, एक के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली y का वैल्यूज़ जो वेरी करेगा उसका हम एक क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें दो ही वेरिएबल के बीच का ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ तो दो वेरिएबल से तीन वेरिएबल्स का भी होता है। ठीक है, वो हमारा ग्रेजुएशन लेवल में वो पढ़ना है। हमारा टू वेरिएबल्स के जो ग्राफ होता है, लाइन होता है, लाइन में भी कर्व्ड और स्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब दो से ज़्यादा वेरिएबल जैसे तीन वेरिएबल्स हैं तो एरियल ग्राफ होता है। जो ग्राफ बनता है एरिया के रूप में हमारा बनता है। तो वो हमें नहीं पढ़ना, हमें सिंपल ग्राफ पढ़ना है। और हमें वो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है जो हायर लेवल का एजुकेशन लेंगे मैथ से, वो ग्राफ देखेंगे। और या तो आप हायर लेवल का फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें यूज होता है, लेकिन अभी हमें IIT NIT लेवल या 11th 12th के लिए टू वेरिएबल्स का ही ग्राफ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को पढ़ने से पहले उसका कुछ पार्ट्स होता है, उसको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके जानते हैं कितना पार्ट्स है। पार्ट्स, और इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं ऑफ ग्राफ। तो एक एक करके कंपोनेंट्स देखते हैं, वो जानेंगे तो ग्राफ को अच्छे से हम समझेंगे। तो पहला जो है एक्सिस है। एक्सिस जो है एक ग्राफ में स्केल होता है जो कि फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जो है दो वेरिएबल है, इसलिए हमें दो स्केल चाहिए, यानी दो एक्सिस चाहिए। तो एक एक्सिस को और दोनों एक्सिस को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, और दूसरा एक्सिस जो होता है वर्टिकली होता है। जनरली
जो फंक्शन होगा वो वर्टिकली और जिसका फंक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम x और y दो वेरिएबल्स ले रखा है। तो x हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हम x एक्सिस बोलेंगे, और y हो गया वर्टिकल लाइन, उसको y एक्सिस बोलेंगे। और ये वर्टिकल कौन होगा और हॉरिजॉन्टल कौन होगा ये पहले से यूज्ड होते आ रहा है, इसलिए हम ट्रेडिशनली वैसे ही सेट रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इस पर स्केल मार्किंग कर दिया जाता है 1 2 3 4, क्योंकि ये आपको एक्सिस होता है वो मेजरमेंट करता है वेरिएबल को, वेरिएबल के मैग्नीट्यूड को। वो फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। 1 हो गया, माइनस में हो गए 2। तो राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन में है, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव। ठीक है, और वर्टिकल लाइन में अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। ये जनरली हम यूज होता है, ठीक ना, ट्रेडिशनली ऐसे ही यूज करते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। आप अलग भी कर सकते हैं, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव ले सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनली जैसे है वैसे करेंगे। क्लियर है। और जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन जो हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हुआ हमारा ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है, ओरिजिन को हम ये कह सकते हैं कि ये 0 माइल है, यहाँ से सारा वेरिएबल का मेजरमेंट स्टार्ट होता है। यही ये 0 है, ये 0 से हम पॉजिटिव की ओर मेजर करना होगा तो पॉजिटिव की ओर नापेंगे कितना है, और नेगेटिव की ओर नेगेटिव, या x वेरिएबल को मेजर करना हो या y वेरिएबल को, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से सारा मैग्नीट्यूड मेजर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम, अब देखिए इस प्लेन में x y 2 डायमेंशनल चीज़ है, तो एक प्लेन होगा। तो इस प्लेन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है यहाँ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है समझिए, एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देने का, कैसे कोऑर्डिनेट देता है वो समझिए। कोऑर्डिनेट जो होता है, ये पॉइंट है, पॉइंट से हम परपेंडिकुलर एक्स लाइन पे जो ड्रॉ करेंगे, और वो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और इसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट जो हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट कह रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेरिएबल चाहे वाई वेरिएबल। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उस पॉइंट का, या हम कह सकते हैं एक्स वेरिएबल का, जब कोई पॉइंट ए पे है वो चीज़, तो उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो बताएगा। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल का ये 3 मैग्नीट्यूड है, वो कोऑर्डिनेट हमको बताएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम पॉइंट अगर ड्रॉ करें वाई लाइन पे, तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, और ये हो गया 2, क्योंकि इस पॉइंट से। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 2 पहला एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट देने का मतलब आप समझ रहे होंगे। कोऑर्डिनेट देने का मतलब कि ए पॉइंट पे एक्स वेरिएबल का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, और वाई वेरिएबल का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। यानी एक्स में 3 यूनिट्स जाने पे और वाई में 2 यूनिट्स जाने पे ए पॉइंट हमको मिलेगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट बता करके ये आप समझा सकते हैं कि उसका एक्स मैग्नीट्यूड वहाँ पे कितना है और उसके करस्पॉन्डिंग वाई मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा
ठीक है। और इन आपको अगर कहेगा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तो इसे ब्रैकेट में दोनों का कोऑर्डिनेट लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे जो है दोनों कोऑर्डिनेट हमारा जीरो होता है, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, यानी दोनों वेरिएबल का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है तो यहाँ पे दोनों का जीरो होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा सिस्टम जो हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्सिस को समझा और ओरिजिन सारा इसने हमने क्लियर किया। अगला जो पार्ट्स है उसको हम देखते हैं। अगला हमारा पार्ट्स है वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? वो होता है हमारा अगर हम कोई जनरल ग्राफ ले, ठीक है, तो ग्राफ जो है, जैसे ये ग्राफ हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ था, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। तो हमें दो तरह का इंटरसेप्ट मिलेगा। एक इंटरसेप्ट को एक्स बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, एक को वाई इंटरसेप्ट। तो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस या एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ओरिजिन और उस पॉइंट से जो लेंथ होगा वो इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक्स इंटरसेक्ट, और अगर वो वाई एक्सिस को ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस लेंथ को हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। क्लियर है। तो सिंपली हम कहेंगे एक्सिस को जहाँ पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है, इंटरसेप्शन पॉइंट कहलाएगा। और इंटरसेप्ट जो है एक लेंथ है, तो ओरिजिन और उस पॉइंट्स के जो लेंथ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये दो होंगे, एक्स इंटरसेप्ट होंगे और एक वाई इंटरसेप्ट होंगे। तो यहाँ पे ग्राफ में देखिए ये ओरिजिन है हमारा, ये जो लेंथ हुआ ये एक्स नोट बोल लेंगे और इस लेंथ को वाई नोट बोलेंगे। तो अब समझिए एक्स इंटरसेप्ट जो है कैसे निकलेगा वो समझिए। हम कहेंगे कि वेन, या हम कहेंगे इट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट, या पहले हम वाई इंटरसेप्ट की अगर बात कर लें तो कहेंगे इट इज़ वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0। जब आप x 0 करते हैं फंक्शन में तो y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? y इंटरसेप्ट। तो ये जो पॉइंट मिलेगा y इंटरसेप्ट का जो कोऑर्डिनेट होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे भी x लाइन पे, सॉरी y लाइन पे या y एक्सिस पे x हमारा 0 होगा। हर एक पॉइंट पे x हमारा 0 होगा, क्योंकि x तो कोई लेंथ बढ़ता नहीं y लाइन पे, है ना। अगर इसको करेंगे तो ये यहाँ पे है तो ये इस पॉइंट पे कुछ होगा, इधर जो पॉइंट, लेकिन अगर y लाइन पे ही कोई पॉइंट है वहाँ पे तो x कोई लेंथ ही नहीं है ना। तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट आया इसके लिए x हमारा क्या हुआ? 0 हुआ, और y पॉइंट जो है, y का कोऑर्डिनेट जो है y नोट हमने माना है, ठीक है। जब x 0 है तो जो y का हमारा वैल्यू है वो हमारा y इंटरसेप्ट कहलाए, ठीक है। उसी प्रकार से x लाइन पे y हमारा 0 होगा। तो जब y 0 है तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा y इंटरसेप्ट कहलाए, x इंटरसेप्ट कहलाएगा। दूसरा की अगर बात करें, इट इज़
वैल्यू ऑफ x when y इज 0, ये दूसरा वाला का, पहला वाला ऊपर x इंटरसेप्ट का ये, इट इज़ वैल्यू ऑफ x, जब x 0 था तो ये y, सॉरी, इट इज़ वैल्यू ऑफ x, हाँ ठीक तो है, व्हेन y इज 0, जब y 0 था तो x का जो वैल्यू है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे ही कोई लाइन है y बराबर x प्लस, ये कोई फंक्शन है, अगर इसमें हमें x इंटरसेप्ट निकालना है या y इंटरसेप्ट निकालना है तो हम क्या कर लेंगे कि x को 0 करेंगे तो हमारा y का जो वैल्यू आएगा, देखिए y कितना आ जाएगा, x 0 किए तो y 1 आया, तो ये क्या हुआ, y इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर अगर हम y 0 करें तो y 0 करिए तो 0 बराबर x प्लस 1, तो x बराबर क्या हो गया, -1, तो ये क्या हुआ, x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट देखेंगे जब ग्राफ बनाना होगा, तो निकालने के लिए ये हम यूज करेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट ग्राफ का। अगला जो पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्लोप। स्लोप जानेंगे तो किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ वेरी इजीली बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे x और y एज ए वेरिएबल ले रहे हैं, फिजिक्स में यही वेरिएबल्स फिजिकल क्वांटिटी होंगे, और हम एक्सिस पर जो हमने रिप्रेजेंट किया x y, यहाँ x और y, यहाँ पे हो सकता है वेलोसिटी रहे, ठीक है, और यहाँ पे टाइम रहे, तो टाइम रहे तो टाइम एक्सिस, वेलोसिटी रहे तो वेलोसिटी एक्सिस, वहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का एस्पेक्ट्स भी हम लेके चलते रहेंगे, ठीक ना। मैथमेटिकली हम 2 वेरिएबल्स लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स के एस्पेक्ट से भी आप इसको समझते रहिएगा, क्लियर है। अब देखिए हमारा तीसरा जो था वो है स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ग्राफ के लिए या पार्ट्स में। स्लोप जो होता है कोई लाइन का इंक्लाइनेशन को कह सकते हैं। स्लोप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन विथ हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, या हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन से कोई लाइन का कितना इंक्लाइनेशन है उसको स्लोप के, ये हॉरिजेंटल लाइन है, या हॉरिजेंटल प्लेन जो भी है, हॉरिजेंटल हम एक्सिस में देखेंगे तो वहाँ लाइन होगा, और ये लाइन जो हुआ ये कितना इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल से, उसको बताने का ये एक हमारा क्या है, मेथड है, ठीक है। अब इंक्लाइनेशन किसी लाइन का बताने का 2 तरीका है। एक तो आप इसको एंगल के फॉर्म में बता दीजिए कि ये कितना डिग्री है, जैसे ये थीटा डिग्री है, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस लाइन इज इंक्लाइन थीटा डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल। एक तो तरीका ये है कि एंगल के रूप में इसका इंक्लाइनेशन बताया जा सकता है। दूसरा आप इसको स्लोप के रूप में बता सकते हैं, ठीक है, कितना इसका स्लोप है। तो विद्यार्थी जो फिजिक्स का है वो स्लोप के टर्म में भी आप इंक्लाइनेशन बताइएगा, वो समझेगा कि ये कितना लाइन जो है, या रोड देखते होंगे, रोड कोई पहाड़ी इलाका में जाते हैं तो इंक्लाइंड रहता है, तो इंक्लाइनेशन एंगल के रूप में उसका बताते होंगे कि हॉरिजेंटल से हमारा इतना इंक्लाइनेशन है, 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी बताते हैं। तो हम स्लोप के टर्म में भी इंक्लाइनेशन यहाँ पे बताएंगे, और वो जो स्लोप होता है हमारा
स्लोप जो होता है tan थीटा ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, ये आप कह सकते हैं tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। इंक्लाइनेशन चाहे हम जो आपको एंगल मिला है उसी को अगर tan ले लें तो आपको स्लोप के रूप में इंक्लाइनेशन मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि इंक्लाइनेशन आपका 45 डिग्री था इन द टर्म ऑफ एंगल अगर हम बता रहे हैं, तो स्लोप के टर्म में अगर कहे तो इसका कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे tan 45 का मतलब हो गया 1। तो अगर कहीं पे हम बोल रहे हैं कि रोड का जो स्लोप है वो 1 है, तो आप समझिएगा कि 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, वो इंक्लाइंड होगा, ठीक है। चाहे 45 डिग्री से हम कह रहे हैं इंक्लाइंड है, तो हम एक एस्पेक्ट ये भी ले सकते हैं, हमें उसका स्लोप पूछेगा तो हम कहेंगे स्लोप जो है उसका 1 है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं किसी भी लाइन का, और इस तरीके से हम स्लोप समझ रहे हैं। अब ये जो एंगल जो थीटा जो है वो होगा, ए मेजर कैसे होगा, ये स्लो एंगल जो है, आप इसको ये लाइन को देखिए, ये वाला लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाएगा। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंगल किससे मेजर किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, एच लाइन, ठीक है। आप क्लॉकवाइज नहीं नाप सकते, ये ऐसे नाप लिए तो ये गलत है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको जब भी नापेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल जो नापेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, और फिर tan में उसका वैल्यू देंगे तो वो हमको स्लोप बताएगा। क्लियर है। ये हो गया हमारा स्लोप। अब मेन जो है हमारा स्लोप जो है ग्राफ के लिए हमें देखना होता है, फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे हमारा फंक्शन है y बराबर f ऑफ x है, और इसके लिए स्लोप देखना होता है। तो अगर हम फंक्शन के लिए स्लोप कहें तो स्लोप जो होगा फंक्शन में वो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट, अगर x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये चूँकि स्लोप है, जो रेट ऑफ चेंज है, तो आप जानते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज होता है तो ये एवरेज होता है, एवरेज होता है, और ये इंस्टेंटेनियस भी होता है ना। तो दो एस्पेक्ट से हम रेट ऑफ चेंज को हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। तो ये स्लोप जो है रेट ऑफ चेंज है, तो एवरेज स्लोप होगा और इंस्टेंटेनियस स्लोप भी होगा। किसके एस्पेक्ट्स में, फंक्शन के एस्पेक्ट्स में हम जब पढ़ेंगे। अब एक्सिस के टर्म में इसको समझिए। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस ऐसे दिया हुआ है। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, कोई लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, है ना। तो लाइन जो है, ये लाइन है हमारा, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। अगर ये एंगल नहीं दिया हुआ रहे और कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जैसे ये कोऑर्डिनेट दे दिया x1 और ये
y1, यानी ये हाइट हो गया y1 हो गया, यानी ये y1 हो गया, है ना, ये वाला हाइट, और ये लेंथ कितना हो गया x1 हो गया, है ना। तो आप जानते हैं थीटा ना दिया हुआ रहे और कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो स्लोप बराबर आप जानते हैं, स्लोप बराबर आप जानते हैं tan थीटा, और tan थीटा यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y1 बाई x1 ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो एक्सिस सिस्टम में हम स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको अभी और डिस्कस हम करते हैं। दूसरा, जैसे देखिए ऐसा है लाइन ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है तो कोई बात नहीं, हाइट बाई बेस हमने कर लिया। यही चीज़ अगर ऐसा लाइन है, ये लाइन है, इसका स्लोप कहेगा निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसे ये हमारा, चूँकि हम जानते हैं कि ये एंगल हमको स्लोप है, ये अगर थीटा अगर हमको मालूम चल जाए तो हम स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा करके। लेकिन आपको एक पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे इसी के तरह के, ये x1 और ये y1 ऐसे दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि हम परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो y1 हो गया, लेकिन x1 जो है ओरिजिन से लेंथ होता है, ये x1 होगा, आपको चाहिए ये वाला लेंथ एंगल निकालने के लिए, है ना, ये लेंथ बाई परपेंडिकुलर करेंगे तभी ये थीटा निकलेगा। तो अगर ऐसा रहे तो कोई दो पॉइंट दिया हुआ रहे, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, जैसे x2 और ये y2, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ एक कोऑर्डिनेट से नहीं निकलेगा, ये लेंथ दे देगा तो निकल जाएगा, नहीं तो दो कोऑर्डिनेट आपको ऐसे इस केस में देगा तो निकलेगा। और ये tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, या इसको y2 माइनस y1 x2 माइनस, जिस ऑर्डर में ऊपर लिखा होगा उसी ऑर्डर में नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं। इस केस में देखिए ओरिजिन है तो दूसरा पॉइंट 0 0 हो गया, तो ये वाला भी फार्मूला इसमें फिट हो जाएगा, ये दूसरा 0 0 डाल देंगे तो फाइनली y2 बाई y1 बाई x1 आ सकता है। तो ये एक्सिस में हम ऐसे स्लोप को देखते हैं। लाइन अगर कोई एक्सिस में ऐसा कुछ बनाया हो तो उसका स्लोप हम कैसे, अब हम स्लोप को एवरेज स्लोप, चूँकि स्लोप हम जानते हैं कि फंक्शन में हमारा क्या होता है और फंक्शन का ग्राफ हम एक्सिस में ही बनाते हैं, तो इस चलते हमने इसको थोड़ा सा आगे देखा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अगर फंक्शन में हम स्लोप पढ़ते हैं तो, है ना, फंक्शन के लिए स्लोप पढ़ेंगे तो फंक्शन में कोई भी फंक्शन होगा उसका एवरेज स्लोप, रेट जो होता है वो एवरेज भी होता है और इंस्टेंटेनियस भी होता है। तो एवरेज स्लोप निकालने के लिए आपको दो इंस्टेंट दिया हो रहेगा, x है तो x का दो इंस्टेंट रहेगा, किस दो इंस्टेंट के बीच का एवरेज चाहिए, और यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा तो वो अपना फिजिकल क्वांटिटी का इंस्टेंट, जैसे टाइम रहेगा तो दो टाइम इंस्टेंट दिया हो रहेगा, उसी के बीच आपको एवरेज पूछेगा, है ना। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x²। एवरेज आप पहले भी निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, एवरेज रेट निकालना। तो अगर कहे कि एवरेज रेट आप निकालिए, फाइंड एवरेज रेट या एवरेज स्लोप हम बात करेंगे, रेट क्या, रेट पर हैं, स्लोप बिटवीन x इक्वल टू 2 to 4। तो इसको निकालने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है,
जिस इंटरवल के लिए हमको एवरेज निकालने के दे रहा है, या जिस 2 इंस्टेंट के लिए निकालने के लिए हमको एवरेज दे रहा है, उस इंस्टेंट पे हम बाई का भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि रेट जो होगा हमारा, या स्लोप, जो एवरेज स्लोप को हम ऐसे लिखते हैं ये ब्रैकेट में, वो होगा, जो रेट होता है वही डेल बाई डेल एक्स। इस इंटरवल के लिए इस 2 इंस्टेंट के लिए डेल एक्स कितना है और उसी के करस्पॉन्डिंग डेल बाई कितना है। तो जब x इक्वल टू 2 तो बाई हमारा फंक्शन से कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 4 तो बाई हमारा फंक्शन से कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एवरेज जो निकल गया 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ये कितना हो गया, 12/2 हुआ ना, यानी कि एवरेज हमारा 6 हो गया। तो एवरेज तो एज ए जेन्युइन जैसे हम आराम से निकाल सकते हैं, एवरेज रेट निकालना है तो डेल वाई बाई डेल एक्स, ये एक फार्मूला है हमारा। और जिस इंटरवल के बीच हमको एवरेज निकालना होगा उस इंटरवल का इंस्टेंट हमको देगा, है ना। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 से 4 के बीच कर रहा है, तो ये निकालने के लिए हम सिंपली डेल पाई बाई डेल एक्स करेंगे। और पहले हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, आप उस लेक्चर को देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कहेगा तो स्लोप जो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब जानते हैं कि डिफरेंशिएट करके ही हम रेट ऑफ चेंज किसी फंक्शन का निकालते हैं, है ना। तो बाई का है तो ये बाई, यानी कि डी बाई डी एक्स, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, फंक्शन का स्लोप होगा। जैसे हमें इस क्वेश्चन का कहेगा कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्लोप एट एक्स इक्वल टू, या कहेगा सिंपली यही कहेगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पे क्या है वैल्यू, तो कहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो इंस्टेंट पे किसी x के किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछा गया कि आप ऐसे कहेगा फाइंड इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव या स्लोप का हम फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप का फंक्शन निकाल लेंगे, और आप ये जान रहे हैं कि स्लोप का फंक्शन जो है, तो देखिए फंक्शन जो निकलता है इंस्टेंटेनियस का ही निकलता है, एवरेज का कोई ऐसा नहीं है, बस इसका एवरेज का फॉर्मूला होता है, उस पर पुट करिए वैल्यू। इंस्टेंटेनियस स्लोप का फंक्शन निकलता है, वो वेरिएबल के टर्म्स में फंक्शन आ जाएंगे, और फिर आप किसी भी एक इंस्टेंट के लिए आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम स्लोप बराबर क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, और बाई का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर, और इसका आप जानते हैं कि 2x हो गया, यानी स्लोप फंक्शन आ गया x का। फंक्शन हमारा जो था पहले, जो फंक्शन था बाई, जो फंक्शन था x का ही था, x को हमने डिफरेंशिएट किया तो इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने का फंक्शन मिल गया। अब आप कहीं पे भी स्लोप निकाल सकते हैं, जैसे कह रहा है स्लोप एट x इक्वल टू 2 पे, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू, स्लोप का जो फंक्शन आया उसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट किया 4 आ गया, 3 पे पूछेगा तो यहाँ 3 पुट करेंगे 6 आएगा। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस स्लोप निकाल सकते हैं। एवरेज निकालना है तो एवरेज हम ये पहले भी कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं हो। चीज़ें को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप आराम से
स्लोप को समझ सकते हैं फंक्शन के रूप में। क्लियर है? अब देखिए चीज़ों को थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इसको पूरा हटा देते हैं। स्लोप को आप दो तरीके से समझ और सकते हैं। एक अलग एस्पेक्ट्स है कांस्टेंट और एक वेरिएबल के रूप में। ठीक है, तो देखिए कोई भी फंक्शन है उसका जो स्लोप है वो वेरिएबल्स हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। इसको समझिए, वेरिएबल कहने का मतलब हर एक इंस्टेंट पे अगर स्लोप चेंज हो रहा है फंक्शन का। आप एक कांस्टेंट का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये फंक्शन है y बराबर x प्लस वाई, तो इसका स्लोप अगर कहे तो हम कहेंगे फंक्शन हम निकालना चाहते हैं तो dy बाई dx से ही निकलेगा, और ये जो हो गया हमारा y का वैल्यू x प्लस वन, यानी कि स्लोप हमारा 1 हो गया। ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्लोप जो है इंडिपेंडेंट हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, x का आप कोई भी वैल्यू रखिए, स्लोप हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, स्लोप में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है किसी भी वैल्यू के लिए। हम किसी भी वैल्यू किसी इंस्टेंट के लिए कह रहे हैं, यानी इंस्टेंटेनियस के लिए ही हम कांस्टेंट या वेरिएबल देखते हैं। ठीक है, हमने जो एस्पेक्ट्स दो पढ़ा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो हम इंस्टेंटेनियस के लिए ही कांस्टेंट या वेरिएबल देखते हैं। ठीक है, तो अगर कहें कि अगर हमारा स्लोप एक कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब है कि इस फंक्शन का स्लोप x के किसी वैल्यू के लिए सेम है, एक है। आप इसका ग्राफ पढ़े होंगे, इसका ग्राफ समथिंग ऐसे बनता होगा। अच्छा, इसको बाद में हम देखेंगे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। अब दूसरा जो है वेरिएबल्स, ठीक ना, वेरिएबल्स स्लोप, तो y बराबर ये फंक्शन है x स्क्वायर। अब इसको अगर इसमें स्लोप निकालें तो ये कितना होगा, dy बाई, और ये हो गया हमारा 2x। तो स्लोप हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x। आप स्लोप है जो अब यहाँ से स्लोप x पे डिपेंड कर रहा है। अगर एट x इक्वल टू 1 पे कहें तो ये 2 हो जाएगा। यही स्लोप अगर कहें कि एट x इक्वल टू 2 पे तो 4 हो जाएगा, 3 पे कहें तो 6 हो जाएगा। तो हेयर स्लोप वेरी एट एनी पॉइंट ऑफ x के किसी भी पॉइंट पे अगर लें तो स्लोप आपको अलग अलग आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्लोप। इस फंक्शन का जो स्लोप होगा वेरिएबल होगा हर एक, यानी इंस्टेंटेनियस स्लोप की ही बात कर रहे हैं। एवरेज के लिए तो एक इंटरवल के लिए निकलता है, तो ये हो सकता है कि एक इंटरवल के लिए कुछ है और अगले इंटरवल के लिए भी इस केस में वेरी करेगा एवरेज जो स्लोप आएगा। लेकिन हम यहाँ पे अभी समझते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। हर एक इंस्टेंट पे स्लोप है जो वेरी करे वो हमारा वेरिएबल हो गया, और हर एक इंस्टेंट पे अगर हमारा स्लोप कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे कि वो स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट के केस में ना आप एवरेज स्लोप भी अगर निकालिएगा किसी इंटरवल के लिए, या इंस्टेंटेनियस भी निकालिए, इंस्टेंटेनियस निकालिए या एवरेज निकालिए, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ठीक है हमारा स्लोप इस फंक्शन का कांस्टेंट है, तो हम एवरेज हमें पूछा जा सकता है कि 2 से 3 के बीच
इसका क्या स्लोप है, तो हम कहेंगे कि ऐसे तो एज ए जनरल हमको स्लोप का जो फंक्शन आया वो कांस्टेंट है, 1 आ गया है। हम चाह रहे हैं ना भी आप डायरेक्ट अगर कहे कि 2 से 3 के बीच एवरेज कितना है तो 1 ही कहेंगे। कोई चीज़ हर एक समय समान ही है तो उसका एवरेज भी वही होगा। जैसे क्लास में 10 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थी का हाइट जो है 1-1 मीटर ही है, तो उसका एवरेज का क्या होता है, टोटल सम बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उसका 1 ही मीटर आएगा एवरेज। किसी पार्टिकुलर का भी पूछेगा तो 1 ही मीटर होगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी एवरेज हमारा एक, आप अगर कांस्टेंट है तो आप 2 इंस्टेंट के बीच अगर एवरेज भी आप निकाल रहे हैं तो आप इसमें एग्जांपल से भी आप ये समझ सकते हैं। देखिए एवरेज निकालिए बिटवीन x इक्वल टू 2 to 4, किसी भी 2 इंस्टेंट के बीच एवरेज निकालिएगा, एक ही वैल्यू आएगा। ठीक है, ये जो आया एक जो भी है कांस्टेंट अगर हो गया है किसी भी फंक्शन का तो वो कांस्टेंट ही होगा। यहाँ 2 रहता तो अलग फंक्शन होता, तो 2 होता तो 2 ही रहता। ठीक है, तो अब देखिए देखते हैं निकाल के हम जो एवरेज स्लोप जानते हैं वो होता है डेल वाई बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा, y 2 रखिए यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 से 3 2 कितना वेरी करेगा, जब 4 है तो 4 यहाँ रखिएगा तो 3 2 y हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, y बोल रहे। तो y हमारा क्या हो गया 3 से 5, तो डेल y कितना हो गया 5 माइनस 3 यानी 2 आ जाएगा, और डेल x 4 माइनस 2 2 ही होगा, कितना हो गया 1 हो गया। देखिए तो इस इंटरवल के लिए 2 से 4 के बीच भी एवरेज हम निकाल रहे थे तो 1 आया। आप और भी अलग इंटरवल x बराबर 5 to 10 के बीच भी निकाल सकते हैं। तो 5 to 10 के लिए y कितना हो जाएगा, 5 पुट करेंगे तो ये 6, और जब 10 पुट करेंगे तो ये 11। तो स्लोप जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डेल y बाई डेल x। अगर कहें तो 11 में से 6 गया तो कितना बच गया 5, और 10 में से 5 गया तो 5, देखिए 1 है। तो किसी भी इंटरवल के लिए अगर जब कांस्टेंट स्लोप है तो सेम ही आएगा। एवरेज हो इंस्टेंटेनियस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंस्टेंटेनियस का जो फंक्शन ही है वो कांस्टेंट आ गया, तब ये कहेगा इंस्टेंटेनियस आप निकालिए, इसमें स्लोप एट x इक्वल टू 1 ही आएगा, स्लोप एट x इक्वल टू 4 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट हो गया, x का कोई भी वैल्यू रखिए 1 ही आएगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस भी कहेगा 1 ही आएगा, एवरेज भी कहेगा किसी भी इंटरवल के बीच वो 1 ही आएगा जब कांस्टेंट स्लोप हो गया है। क्लियर है? लेकिन जब वेरिएबल है ये दोनों कह सकते हैं कि बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, और इंस्टेंटेनियस हर एक पॉइंट पे सेम होगा, सेम कह सकते हैं, सेम फॉर ऑल x, है ना, हर एक x के लिए सेम हो जाएगा, और एवरेज भी सेम ही हो जाएगा, है ना। लेकिन जब बात करेंगे वेरिएबल्स का, ठीक है, जब बात करेंगे वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स में अगर एवरेज हमको 2 इंटरवल के बीच निकालने के लिए कहेगा और इंस्टेंटेनियस कहेगा तो ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, सभी का हाइट है, किसी का 1 मीटर है, किसी का 1.5, किसी का 1.3, किसी का 1.4, वो एवरेज निकालेंगे तो 1.2 आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा का एवरेज से मैच करे, तो हम कह सकते हैं एक इंस्टेंट ऐसा होगा जो किसी इंटरवल के लिए एवरेज से मैच करे, लेकिन ये दोनों ऑलवेज इक्वल, हमेशा लगभग हमारा क्या होगा, ये अलग अलग ही होगा। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस ही अलग अलग होते हैं, है कि नहीं, हर एक इंस्टेंट पे कौन इंस्टेंट पे पूछ रहा है ना, उसका अलग वैल्यू होता है।
एवरेज किस इंटरवल के बीच पूछ रहा है। अब एवरेज में भी हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग होगा, तो ये देख लेते हैं। जब वेरिएबल स्लोप होगा तब की बात कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, y बराबर एक्स स्क्वायर का, है ना। तो ये हमारा y डैश जो था 2x था, यही हमारा स्लोप था, है ना। तो इस स्लोप में अगर कहे कि आप स्लोप निकालिए, जब x हमारा 2 है तो कितना हो जाएगा 4 है, 3 है तो 6 है, जो भी है। आपको कहेगा इंटरवल में निकालिए, कब, जब x इक्वल टू 2 to 4 है, उस बीच आप स्लोप निकालिए, एवरेज स्लोप। तो हम कहेंगे ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है, और यहाँ पे चूँकि डेल एक्स तो है, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, लेकिन डेल वाई के लिए बाई पहले निकालना पड़ेगा, फंक्शन में पुट करेंगे। तो जब x 2 है तो बाई कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 to 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो डेल वाई 16 में से 4 जाएगा, 12 बच जाएगा, और ये तो 2 है ही पहले से, तो ये 6 हो गया। अब कोई कहे कि x इक्वल टू 1 to 3 के बीच आप एवरेज स्लोप निकालिए, तो स्लोप जो हो गया वो हो जाएगा कितना, डेल वाई बाई डेल एक्स, और ये डेल वाई हमको निकालना है, डेल एक्स तो 2 है, डेल वाई अगर कहें तो इसके लिए जब x 1 है तो बाई भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, तो बाई 3 तिया 9, तो डेल वाई कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और डेल एक्स कितना हो गया, 3 में से 2 गया 2 हो गया, देखिए कितना हो गया, 4 आ गया। तो इन हर एक इंटरवल के लिए हमारा एवरेज अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अब कहाँ इंटरवल दे रहा नहीं दे रहा वो अलग बात होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट स्लोप कैसा होगा, क्लियर है। अब स्लोप को थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम दिखा देते हैं कि ग्राफ में कैसे स्लोप होता है। जब स्लोप जो है कांस्टेंट हो तब की बात, और स्लोप जब वेरिएबल हो तब की बात, दोनों की हम कर लेंगे। पहले वेरिएबल्स में ही आते हैं और इसी से हम समझेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है, फंक्शन है, उसका ग्राफ हम थोड़ा सा बताए थे कैसे बनता है। ये x है और ये y है। चाहे एज ए जनरल केस हम किसी भी ग्राफ का ऐसा कुछ फंक्शन ले लेते हैं। ऐसा ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, y बराबर एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन है, और उसका ग्राफ समथिंग सपोज करो कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर कहेगा कि एवरेज स्लोप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो, और इंस्टेंटेनियस स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, अच्छा से ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे। ये समझ चुके होंगे। ऐसे जनरल हमको ग्राफ पता नहीं है, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एवरेज स्लोप कहेगा तो दो कोऑर्डिनेट के बीच या दो इंटरवल के बीच, जब x इक्वल टू, सपोज करो कि x यहाँ पे ये 1 है और 4 के बीच अगर आपको कहे कि एवरेज स्लोप निकालिए, ये हमारा चाहे और आगे ले लो, ये 6 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 to 6 के बीच हमको एवरेज स्लोप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो बस क्या करेंगे,
एक्स के परपेंडिकुलर ये ए पॉइंट हो गया है ना, ए पॉइंट मान लेते हैं। और 6 एक्स जब 6 है उसके परपेंडिकुलर खींचे, ये पॉइंट हमारा बी मान लेते हैं। तो एवरेज स्लोप कैसे लिखाएगा? स्लोप जो होता है लाइन ही होता है ना, इंक्लाइनेशन। तो ए और बी को मिला देंगे, ठीक है, ए और यानी कि दोनों पॉइंट को जब x1 था तो कहाँ पे ग्राफ कट किया, और जब x6 था तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ कट किया, ये दोनों लाइन को मिलाएंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और इस लाइन को इधर से या इधर से इतना बढ़ाएंगे आगे कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या करे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट यहाँ पे किया, ठीक है। तो स्लोप जो होगा यही होगा हमारा, ये जो लाइन गया ये एक्स एक्सिस से एंगल ये थीटा मेजर करेंगे, और यही लाइन जो है आपको इसका एवरेज स्लोप कहलाएगा। सपोज करो कि ये दोनों दो पॉइंट्स दिए हुए थे, सिंपली दो एक्स का पॉइंट्स ऐसे कुछ है, बस हमको एक्स क्या था नहीं था वो नहीं दिया हुआ है, बस एक पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, ए और बी दो पॉइंट्स है। और बताइए कि ए और बी के बीच एवरेज स्लोप क्या है, और थीटा समथिंग कुछ दे दिया, तो हम डायरेक्ट स्लोप बराबर क्या निकाल लेते हैं, स्लोप बराबर tan थीटा, एवरेज स्लोप बराबर, ठीक है। तो ये लाइन जो है, यही लाइन जो है एवरेज स्लोप बताता है। जिस दो पॉइंट का एवरेज स्लोप निकालने के लिए कहेगा उस दो पॉइंट को मिलाएंगे और उसको तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करें। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एवरेज स्लोप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ऐसा एक ग्राफ है, ठीक ना, ऐसा ग्राफ है और एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है। तो आपको ना एक्स दिया है, कहाँ है नहीं है वो नहीं दिया है, एक्स लाइन है, फिजिक्स में रहेगा, टाइम रहेगा, और ये कुछ आपको फंक्शन रहेगा कोई ना कोई, आपको ऐसे दे रखा है, ये दोनों को मिला देगा, इस दोनों लाइन को मिला देगा ऐसे, ठीक है, और इसको पीछे बढ़ा कर करके ये एंगल 45 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो कहेगा कि व्हाट इज़ द एवरेज स्लोप बिटवीन ए एंड बी। तो हम कहेंगे कि कोई नहीं, यहाँ डायरेक्ट ये लाइन हमको दिया हुआ है कि 45 है, तो एवरेज स्लोप tan 45 करेंगे, यानी 1 आ गया। तो अगर दो इंटरवल या दो इंस्टेंट के बीच हमको उसका ग्राफिकली हमको स्लोप दे रखा है, तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक है इंस्टेंटेनियस स्लोप, है ना, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको स्लोप दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। हम सेम फंक्शन में चलते हैं, एक्स है और ये वाई है और ऐसा ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो कहेगा कि एक्स इक्वल टू 1, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है या 3 है मान लीजिए, जो भी है, ये 4 है, 6 मान लो, ज़्यादा दूरी हो गया। तो कहेगा कि एक्स पे, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, तो एक्स इक्वल टू 1 ये इस पॉइंट पे, अगर सिंपली पूछेगा कि ग्राफ के इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, तो हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्लोप। एक पार्टिकुलर हर एक पॉइंट पे आपको पूछ सकता है, हर एक पॉइंट पे, इंस्टेंट पे आपको स्लोप पूछा जा सकता है। इस पॉइंट पे कहे, इस पॉइंट पे कहे, इस पॉइंट पे कहे। एवरेज तो दो पॉइंट के बीच होता है, इंस्टेंटेनियस हर एक इस पॉइंट पे कहे।
तो किसी भी पॉइंट्स पे कहे हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे कहे, जिस इंस्टेंट पे कहे, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर कर्व है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और टेंजेंट को तब तक आगे बढ़ाएंगे, टेंजेंट क्या होता है, सिर्फ कर्व का उसी पॉइंट को टच करे, एक सिंगल पॉइंट को टच करे, वो टेंजेंट कहलाएगा, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसको तब तक पीछे बढ़ाएंगे जब तक एक एक्सिस को कट ना करे। ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस स्लोप जानना चाहते थे, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे। तो ये जो एंगल हमको मिलेगा थीटा, या यही जो लाइन मिला, ये जो लाइन मिला, ये जो टेंजेंट मिला, यही हमारा ए पॉइंट पे स्लोप कहलाएगा। अगर ये एंगल मेजर कर लें तो स्लोप जो हो गया एट ए जो हो गया tan थीटा। ये थीटा 1 कहें तो थीटा 1। अब इस पॉइंट पे अगर पूछे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक्स लाइन से जो एक्स तक, एक्स लाइन के इंटरसेक्ट होने से इस साइड से हो सकता है, इस साइड से ही तो ऊपर जाए कभी नहीं होगा, इस साइड से ही होगा। तो एक्स लाइन को इंटरसेक्ट करे जब तक इसको बढ़ाएंगे और एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये एंगल हो गया। ये थीटा 2 मान ले, तो बी पॉइंट के लिए स्लोप क्या हो गया tan थीटा 2। तो इस तरीके से किसी इस पॉइंट का है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, जहाँ जाएगा एंगल मेजर करेंगे और उस पॉइंट का हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्लोप को ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। तो स्लोप थोड़ा लंबा है टॉपिक ग्राफ के लिए, इसको और हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल जो था हमारा, ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वेरिएबल में भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये अलग एस्पेक्ट्स है। देखिए स्लोप जो होता है हमारा वो क्या होता है, tan ऑफ थीटा, है ना। तो थीटा देखिए 0 से 19 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan थीटा क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है ना। 0 से 19 के बीच, सॉरी बोल रहे हैं कुछ, लिखा जा रहा है कुछ, तो ये पॉजिटिव होता है। तो अगर हमारा कांस्टेंट जो स्लोप है या कांस्टेंट जो एंगल हमको 0 से 19 अगर मिल रहा है तो tan हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब हमारा 19 से थीटा हमारा 180 तक हो तो tan थीटा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो स्लोप जो होगा निगेटिव हम कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कांस्टेंट स्लोप पॉजिटिव हो सकता है। अभी कांस्टेंट स्लोप के लिए हमने ग्राफिकली नहीं देखा है, जैसे देखिए ग्राफिकली भी हम देख लेते हैं। एक फंक्शन है ऐसा, ये y बराबर x का ये फंक्शन ऐसे जाता है अपना, स्ट्रेट लाइन का हम कहें तो ये कांस्टेंट स्लोप है। हर एक पॉइंट पे कैसे हम पता करेंगे, इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप डालेंगे तो टेंजेंट यही लाइन मिलेगा 45 डिग्री है सपोज करो, तो स्लोप कितना हो जाएगा। अगर x = 2 पे देखें तो tan 45 1 ही होगा। 4 पे देखें, x = 4 पे या इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो 4 पे भी tan 45 ही होगा और ये 1 होगा। तो ये कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट स्लोप के लिए जो लाइन होता है वही हमारा स्लोप। एवरेज भी कहेगा, ए से बी के बीच मान लो कहेगा, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो यही लाइन फाइनली मिलेगा और ये कितना 45 डिग्री ही बनाएगा। तो ये कांस्टेंट स्लोप के लिए, ठीक है, कांस्टेंट स्लोप के लिए अगर कहें तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही लाइन हमारा, ठीक है ना। अब हमको कह रहा है कि कांस्टेंट स्लोप पॉजिटिव हो सकता है। ये स्लोप जो है, ये लाइन का स्लोप
ये कांस्टेंट है तो यही लाइन हमारा स्लोप भी होगा किसी भी पॉइंट पे या किसी भी इंटरवल पे कहेगा तो 1045 ही आएगा, यानी स्लोप इसका 1 ही आएगा। अब ये पॉजिटिव है चूँकि एंगल जो है हमारा क्या है 45 है 90 से, हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ स्लोप है ये स्लोप तो ये 90 से ज़्यादा है 135 मान के चलिए, तो 135 हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप अगर देखिए बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, फिर इधर जैसे ही जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो जब थीटा हमारा 19 से बड़ा तो नेगेटिव स्लोप, थीटा जब वेरिएबल में भी ऐसा हो सकता है, जैसे यहीं पे देखिए ये स्लोप था, अभी यहाँ पे अगर स्लोप ड्रॉ कर रहे थे तो समथिंग लेस देन, यहाँ पे अगर ये स्लोप देख रहे हैं तो ये एंगल 19 से हमको ग्रेटर आ रहा है थीटा, तो ये निगेटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल में निगेटिव हो सकता है, कांस्टेंट में भी निगेटिव हो सकता है, एवरेज स्लोप भी निगेटिव हो सकता है। समझ गए ना? एवरेज स्लोप की अगर बात करें वो भी निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक ना, निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट का अगर एवरेज निकालें, ये पॉइंट और ये पॉइंट का, तो ये पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और देखिए एंगल पॉजिटिव बना रहा है। इस साइड में अगर ये 2 पॉइंट का अगर करें, ये 2 पॉइंट का, तो इस 2 लाइन को मिलाएंगे तो देखिए ये एंगल ज़्यादा हो गया 90 से, तो कहेंगे कि निगेटिव स्लोप आ गया। तो एवरेज स्लोप भी निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। इंस्टेंटेनियस तो देख ही रहे, हर एक इंस्टेंट पे हो सकता है कि वो निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लोप को देखा कांस्टेंट वेरिएबल के टर्म्स में, एवरेज इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में, पॉजिटिव निगेटिव के टर्म्स में, है ना। तो आप हर एक एस्पेक्ट से स्लोप को समझ गए होंगे। ग्राफिकली स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरिएबल हो या कांस्टेंट स्लोप हो, सारा को हमने क्लियर किया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, तो कोई फंक्शन है, ठीक है, जैसे y बराबर f(x) कोई फंक्शन है, इसका अगर स्लोप हम देखना चाह रहे हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, अब ये समझिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। पहले फंक्शन समझेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहलाएगा। जैसे y बराबर x² है, जब x बढ़े, ठीक है, x इंक्रीज, देन y आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जब x इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे, तो हम कहेंगे, या और y डिक्रीज, डी हम लिख रहे हैं, देन सॉरी x डिक्रीज, देन y आल्सो डिक्रीज, देन हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर x को बढ़ाएं तो y बढ़े और x को घटाएं तो y घटे, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, जिस इंटरवल में ये होगा वो इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। जैसे इस केस में लिए हर एक इंटरवल के लिए क्या ये x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम y बराबर x बराबर 1 तो y हमारा 1, x2 तो y 4, तो देखिए x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। x को घटाइए, x बराबर 1 या 2 तो y हमारा 4, x बराबर चाहिए ये कर लीजिए 4, तो ये 16 हो गया, और x बराबर 3 तो y बराबर 9, तो x घटाएंगे तो y भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है।
फंक्शन हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ये इंटरवल के लिए होता है, ठीक ना। अब इसको समझिएगा, बाद में हम देखेंगे 0 से प्लस इन्फिनेटिव के बीच ये इंक्रीजिंग होता है। तो 0 से इस फंक्शन के लिए अगर आप x बढ़ाते जाएंगे तो y बढ़ते जाएगा। निगेटिव में देखेंगे ना, 0 से आप निगेटिव में देखेंगे -2 से -1 करेंगे तो x अगर बढ़ाएंगे तो y हमारा घटेगा, और x अगर घटाएंगे तो y हमारा बढ़ेगा। एक रेंज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, या हम कहेंगे एक इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। इस केस के लिए 0 से प्लस इन्फिनेटिव तक इंक्रीजिंग होगा। और देखिए माइनस इन्फिनेटिव से अगर कहें, माइनस इन्फिनेटिव से 0 तक अगर देखें तो देखिए -4 अगर x = -4 रखें तो y कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा, प्लस ही आएगा ये वाला फंक्शन में। अगर x हम रखें -3 तो y कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए x हमारा बढ़ रहा है, -4 से -3 यानी बढ़ रहा है। निगेटिव में घटना यानी बढ़ना होता है। देखिए 16 y क्या हो गया, 16 से 9 हो गया, y घट रहा है। ठीक है, तो अगर डिक्रीजिंग कब कहेंगे, ये इंक्रीजिंग का केस है। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए ये हम कहेंगे देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग के केस में हम सिंपली ये लिखेंगे व्हेन x इंक्रीजेज देन y डिक्रीजेज, y डिक्रीजेज, व्हेन x डिक्रीजेज देन y इंक्रीजेज। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है। तो आप ये फंक्शन का हम केस में कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन, और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा। अब हम स्लोप देखना चाहते हैं, फंक्शन का स्लोप देखना चाहते हैं कि इंक्रीजिंग, हमने डिक्रीजिंग का यहाँ देखा है ना। तो डिक्रीजिंग इस रेंज में, इधर वाले रेंज में फंक्शन है जो डिक्रीज करता है। देखिए नीचे आते जाएगा। ठीक है, तो x बढ़ रहा है, x हमारा बढ़ रहा है तो y घटते जा रहा है। x बढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो x बढ़ रहा है तो y हमारा घट रहा है। तो इस इंटरवल -इन्फिनेटिव से 0 के लिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से प्लस इन्फिनेटिव के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहलाएगा ये समझिए। स्लोप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात अगर करें तो देखिए, जब हम कहें कि x को इंक्रीज करें, x को बढ़ाएं, ठीक ना, तो थीटा हमारा इंक्रीज करे, या हम कहें इसी में थीटा इंक्रीज, ये सिंबल है ऊपर बढ़ने का, यानी इंक्रीज करे, या हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इंक्रीज करे, तो हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, x को इंक्रीज करने पे एंगल इंक्रीज हो तो हम उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग स्लोप। x को डिक्रीज करने पे अगर एंगल हमारा डिक्रीज करे तो हम उसको इस केस में हम क्या बोलेंगे, या कहेंगे x को डिक्रीज करने पे एंगल भी डिक्रीज हो, इसी में x को डिक्रीज करने पे एंगल भी डिक्रीज हो, या एंगल के जगह पे tan थीटा भी डिक्रीज हो, तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, लेकिन यही जब x इंक्रीज हो और एंगल जो है डिक्रीज हो, या tan थीटा डिक्रीज हो, तो हम कहेंगे, या हम कह सकते हैं x डिक्रीज हो तो एंगल इंक्रीज करे, या और tan थीटा इंक्रीज करे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, तो इंक्रीजिंग स्लोप जब x इंक्रीज करे
तो एंगल भी इंक्रीज करे, एक्स डिक्रीज करे तो एंगल भी डिक्रीज करे, या टेन थीटा इंक्रीज करे। क्लियर है? तो हम उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के टर्म में समझेंगे। अब देखिए इसमें होता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग विथ पॉजिटिव स्लोप और डिक्रीजिंग विथ निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो उसमें हम एक एग्जांपल्स देख देते हैं। पहला में होगा इंक्रीजिंग विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक ना, तो इंक्रीजिंग विथ पॉजिटिव स्लोप देखिए ये ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक ना, ऐसा हम आर्बिट्ररी ग्राफ ले रखे हैं। देखिए स्लोप है इस पॉइंट पे, देखिए ऐसा स्लोप, एक्स बढ़ रहा है इस पॉइंट पे, ऐसा स्लोप इस पॉइंट पे, ऐसा इस पॉइंट पे। देखिए एंगल बढ़ रहा है, एक्स जब बढ़ रहा है, एक्स है वाई है, तो एक्स बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ते जा रहा है। और पॉजिटिव में एंगल है जो 0 से 90 के बीच ही है, समझ गए ना। एंगल हमारा क्या है 0 to 19 के इस ग्राफ में अगर देखें तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग है, स्लोप तो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है विथ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसी केस में देखिए दूसरा इसमें होगा इंक्रीजिंग विथ निगेटिव स्लोप। ठीक है, इंक्रीजिंग विथ निगेटिव स्लोप। ऐसा कुछ ऐसे कुछ बना लें। देखिए ये स्लोप है हर एक पॉइंट पे, देखिए ये पॉइंट पे स्लोप, एक्स बढ़ रहा है, ये एंगल है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आ जाए ये एंगल है, स्लोप हमारा एक्स बढ़ने पे, एक्स बढ़ रहे हैं तो स्लोप हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये तो इंक्रीजिंग का ही हो गया ना, ये इंक्रीजिंग का हो गया। हाँ, इंक्रीजिंग विथ निगेटिव स्लोप, ठीक तो है, इंक्रीज कर रहा है स्लोप। देखिए स्लोप जब भी लेंगे ना, देखिए ये टेन ये निगेटिव आ जा रहा है तो इंक्रीजिंग इंक्लाइनेशन देखेंगे। देखिए इंक्लाइनेशन इस पॉइंट पे इतना था, इस पॉइंट पे इंक्लाइनेशन बढ़ गया, इस पॉइंट पे बढ़ा, तो ये सबसे हाईएस्ट इंक्लाइनेशन है। आप ऐसे इंक्लाइनेशन लीजिए, देखिए रोड ऐसे रहे या ऐसे रहे, इधर से अलग बात है कि निगेटिव इंक्लाइनेशन है, इधर से अलग बात है कि पॉजिटिव इंक्लाइनेशन है, लेकिन ये इंक्लाइनेशन इंक्रीज करना ही कहलाएगा। निगेटिव में भी है तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम सिंपली समझेंगे, इंक्लाइनेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इंक्लाइनेशन क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे कम है स्लोप और बढ़ते जाएंगे, एक्स बढ़ेंगे, एक्स इधर बढ़ना ही हुआ, तो देखिए हर एक पॉइंट पे इंक्लाइनेशन बढ़ते जा रहा है ना। एक्स बढ़ रहा है तो इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है, लेकिन विथ निगेटिव एंगल है जो 90 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इसको क्या, इंक्रीजिंग विथ निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये हो गया। अब होगा इसमें डिक्रीजिंग, फोर्थ में 3 में डिक्रीजिंग विथ पॉजिटिव स्लोप, सॉरी निगेटिव स्लोप ना, हाँ ठीक है, डिक्रीजिंग है ना, तो डिक्रीज करेगा। अभी तो हमने देखा था इस वाले फंक्शन में ऐसा कुछ है, तो देखिए एक्स बढ़ाते हैं, एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ाएंगे। देखिए ये इस पॉइंट पे तो ये स्लोप हो गया, एक्स बढ़ाएं, यहाँ पे आए तो एक्स बढ़ गया, यहाँ पे एक्स कुछ था, यहाँ पे एक्स कुछ है, यहाँ पे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे आप जाइएगा तो स्लोप और घटेगा, जितना आगे बढ़िएगा इधर आइएगा स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना पीछे जाते जाइएगा स्लोप, यानी एक्स घट रहा है, इधर अगर जा रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना। एंगल देखिए ये विथ निगेटिव वाला आ गया, विथ निगेटिव वाला आ गया, ठीक है, ये विथ निगेटिव वाला आ गया। पॉजिटिव वाला के लिए अगर करेंगे तो ऐसे देखिए, पॉजिटिव वाला के लिए पहले पॉजिटिव वाला के लिए देख लेते हैं। एक मिनट, पूरा इसको मिटाना ही पड़ेगा, बीच बीच करने से फ़ायदा। ठीक है, तो देखिए आप x बढ़ाइए, डिक्रीजिंग है, x बढ़ाइए, यहाँ पे x, तो ये हमारा यहाँ पे x बढ़ रहा है, x हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप देखिए ये घटते जा रहा है। जितना आप दूरी पे जाइएगा उतना कम स्लोप हमको मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव है। एंगल देखिए, एंगल जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले ले रहे हैं तो पॉजिटिव है क्योंकि 0 से 90, तो डिक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो वहाँ पे स्लोप जो डाल रहे हैं वो एंगल छोटा होते जा रहा है। ठीक है, अगला जो है डिक्रीजिंग विथ निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम पहले ही देख लिए हैं, ऐसा वाला है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो समथिंग ये आया, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो समथिंग ये आएगा, इस पॉइंट पे करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए ये आपका स्लोप है जो कमते जाएगा, इधर करेंगे तो x बढ़ रहे हैं, x घट रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है, x बढ़ रहे हैं तो स्लोप हमारा घटते जा रहा है, ऐसे इंक्लाइन से ऐसे होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज तो कर रहा है, एंगल देखिए 190 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि विथ निगेटिव स्लोप। तो ये हो गया लगभग हमारा स्लोप से रिलेटेड सारा चीज़। ठीक है, तो ये हमारा जितना पार्ट्स था ग्राफ का हमने देख लिया, और अब नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।